अब हम 1947 से 1950 तक इंडिया की जर्नी देखेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। और हमें पता है कि बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया का क्या स्टेटस था? क्या था स्टेटस इंडिया का? और कोई 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया का क्या स्टेटस था? कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी या डिपेंडेंसी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 1947 से 1950 तक क्या 1947 में ही इनको रिपब्लिक का स्टेटस मिल गया था, या इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट हो गए थे ये, या फिर कोई और स्टेटस मिला था इनको, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमने एक एक्ट के बारे में पढ़ना है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है यही 15 अगस्त 1947 को एनफोर्स किया गया था या लागू किया गया था, ठीक है। कर लो नोट डाउन। और ये पता कहाँ पे हुआ था पास? ये कहाँ पे हुआ होगा पास? ये आप देखो, आज के टाइम में कोई एक्ट बनाना हो तो कैसे पास होता है एक्ट? पहले जैसे आपका क्या इंडिया के टर्म में देखते हैं हम, क्या लोकसभा में हम बिल जैसे पेश करते हैं पहले, फिर वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। और कुछ केसेस में जो वो स्टेट से भी कोई ना कोई उस राय ली जाती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, अब कौन दे रहा है इंडिया को आज़ादी? ब्रिटिशर्स दे रहे हैं ना इंडिया को आज़ादी, ठीक है, लग रहा है ना पता। तो ये कहाँ पे पास हुआ? हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ ये, ठीक है, ब्रिटेन में। और इस एक्ट के तहत ही इंडिया को क्या दी गई? आज़ादी, ठीक है। और उस आज़ादी में क्या क्या था अब हम देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या लिखा गया है आपके, ठीक है। और ये कब पास हुआ था आपका? 18 जुलाई 1947 में ये पास हो गया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था वो हम ऐसे फ्लो चार्ट के साथ देखेंगे। पहला तो आ गया इसमें आपका कि अपॉइंटमेंट डे या फिर एनफोर्समेंट डे, कि कब इसको एनफोर्स किया जाएगा। तो वो डेट कौन सी चुनी गई? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। समझ आया? ये कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 में। पर इस एक्ट के अंदर ही क्या लिखा गया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। और ये एक्ट कब पारित होगा, कब इसको इंप्लीमेंट करेंगे? 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट पारित होगा। और इस एक्ट में क्या क्या लिखा गया है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ पूरा ही, ठीक है। तो इसमें दूसरी चीज हमारी बताई, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। यहां से क्या होगा? इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। कहां पे? इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक्ट हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ये एक्ट्स हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। और यहां पे एक और क्या चीज हुई, जो हमारा वाइस राय था, ठीक है, वाइस राय का जो पद था इंडिया में, ठीक है, और या फिर जो गवर्नर जनरल का जो पद था। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि वाइस राय का क्या मतलब है यहाँ पे? कि वाइस राय की जो ये यहाँ पे क्या मतलब होगा वाइस राय का? कि ये नुमाइंदा था एक तरीके से, किसका? ब्रिटेन, एजेंट था ये, किसका? ब्रिटेन का एजेंट था जो इंडिया में था, या उनके जो लॉज होते थे या कुछ भी है इंडिया में देख रहा था ये, किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से ये यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल का जो पद होता था आपका, उस पद में क्या था? मेनली जो गवर्नर जनरल था उसका मतलब था कि जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना है,
इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है वो कौन देख रहा था, गवर्नर जनरल देख रहा था, पर ज़्यादातर ये पोस्ट जो वो एक ही बंदे की होती थी। पर गवर्नर जनरल और वाइसराय की पोस्ट में ये फ़र्क है, ठीक है। वाइसराय क्या कि नुमाइंदा, एक तरीके से ब्रिटेन का नुमाइंदा, और गवर्नर जनरल क्या कि जो इंडिया में जो वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें देख रहा है कि कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट करवानी है या कुछ भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो वाइसराय का जो ये पोजीशन थी ये क्या कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वाइसराय की पोस्ट को हटा दिया गया। तो हमारा यहाँ से क्या आया, लास्ट वाइसराय कौन था हमारा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि लास्ट वाइसराय या कुछ भी है, कौन था यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और फिर यहाँ से ये पोस्ट तो हटा दी गई। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की पोस्ट क्यों लाई गई वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट वाइसराय, और ये सबको पता है ना, ये गवर्नर जनरल सबसे पहले कहाँ से हुई थी स्टोरी स्टार्ट, ये 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए अनुमति मिल गई थी। बोला था कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं 31 दिसंबर 1599, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ आपका 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और इसके बाद पूरी तरह से जो कंपनी थी क्या हुआ, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, कंपनी एज अ ट्रेड करने आई थी यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे वो क्या, अब एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बनने लग पड़ी आपकी यहाँ से कंपनी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ आपका, यहाँ पे था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल, कौन था डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल, लिखवाए थे मैंने, आप बताओ, रॉबर्ट क्लाइव, पीछे बोला था मैं, हिस्ट्री को बोला था। हाँ, इसके बाद क्या हुआ हमारा लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, और उससे ये गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ फिरवान, यहाँ दे ले ध्यान। तो ये बना था हमारा फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन था वो, विलियम बेनेटिक, ठीक है। और यहां से आपका फर्स्ट, यहाँ पे ये पोजीशन चेंज करके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और वो कौन था आपका, यही विलियम बेनेटिक ही, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे 1857 में क्या हुआ आपका, रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद 1858 का एक्ट आया आपका, और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को ख़त्म करके क्या कर दिया गया, ख़त्म क्या, एक ही पोस्ट कर दी, क्योंकि अब क्या हुआ, डायरेक्ट क्राउन रूल चल पड़ा यहाँ से। इससे पहले कंपनी जो वो देख रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे चल रहा था वो कंपनी देख रही थी, पर इसके बाद डायरेक्ट रूल शिफ्ट हो गया क्राउन की साइड को, और क्राउन ने अपॉइंट किया फिर, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या देख रहा था, वाइसराय को अपॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़, तो यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन आया हमारा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना हमारा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ पे हो आप, मैं कहाँ पे चला हूँ अभी, लॉर्ड कैनिंग। और इसका क्या, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है बेटा। और उसके बाद आया ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये वाइसराय की पोस्ट तो क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, ठीक है। पर यहाँ पे बोला कि जब तक, अब देखो इंडिया को आज़ाद तो कर दिया, कोई रूल्स और रेगुलेशन के साथ तो कंट्री चलानी पड़ेगी। तो बोला कि जब तक वो पोजीशन क्रिएट नहीं होती है इंडिया में, उस पोजीशन को क्रिएट होने के लिए पहले आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है, इलेक्शन होंगे, या ये सब चीज़ें होंगी, उसके बाद ही वो पोजीशन क्रिएट हो सकती है ना। तो यहाँ पे बोला कि
आप गवर्नर जनरल की एक अपॉइंटमेंट करनी है आपको। और गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट कैसे करनी, ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि ये करनी अपॉइंटमेंट क्राउन ने करनी थी, मतलब ब्रिटेन के क्राउन ने ही करनी थी ये, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी तुम लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो 1946 में ही बन गई थी आपकी, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, समझा गई बात। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई गई थी आपकी 9 जनवरी 1946 से स्टार्ट हुई थी इनकी मीटिंग्स जो है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बोला कि जो वो बताएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बताएगी, उस गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना है आपने उतने टाइम के लिए जब तक ये आपका प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, या इंडिया में सब कुछ जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं आ जाती है, कुछ भी है, या आप इस पोस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तब भी ठीक है, ठीक है, हमें चूज़ करने के लिए बोला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने चूज़ किया किसको, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। वो कौन कर रहा था काम, इंटरिम गवर्नमेंट वाला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने चूज किया किसको, लुईस माउंटबेटन को, ठीक है, लगे, बताइए, क्लियर हो गई ये बात। और उसके बाद ही इसकी टर्म जब खत्म हो इंडिया में जब ये वापस चले गए, तो हमारे बने थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो बने थे हमारे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। और ये कब तक रहे थे आपके, 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आ गई थी पोस्ट, हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई थी। कौन बने थे प्रेसिडेंट, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। और वो प्रेसिडेंट पता कब तक रहे थे, पहले तो उनको वैसे किया है अपॉइंट कि इंटरिम गवर्नमेंट की, क्योंकि इलेक्शन तो 1952 में हुए थे आपके फर्स्ट इलेक्शन जो है, तो 1952 तक, तो 1950 से 1952 तक तो वो वैसे ही प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। पर गवर्नर जनरल की पोस्ट जो वो 1950 में 26 जनवरी 1950 से पहले पूरी खत्म कर दी गई। 26 जनवरी से आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, पर वो भी इंटर्म ही हुआ यहाँ पे, वो भी इलेक्टेड नहीं हुआ यहाँ पे। पर 1952 में जब इलेक्शन हुए तब राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा से प्रेसिडेंट बना, और उसको 1957 में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तब भी प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ही बना, ठीक है। तो कब से कब तक रहे वो प्रेसिडेंट, 1950 से 1962 तक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने ही, ये ठीक है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, ठीक है बच्चा, क्लियर हुई चीजें ये। और यहां पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी, ठीक है, 1946 में जब 9 दिसंबर को इनकी फर्स्ट मीटिंग थी, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोला गया था कि सबसे ओल्डेस्ट बंदा जो होगा असेंबली में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम पे, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को क्या प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आगे चल के, ठीक है। पर ये 2 दिन बाद ही ये प्रेसिडेंट यहाँ पे चेंज हो गया था। 11 दिसंबर को यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को इसका भी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, किसका, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कि उनकी देख रेख में जो पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिस्कस होगा कि कौन सा राइट जो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाएगा, कौन सा नहीं रखा जाएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, पता है आपको, 6 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी आपकी, ठीक है। और मेरे को बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया जो था, ये फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, ये किया था मोतीलाल नेहरू ने 1929, इट वाज पूर्ण स्वराज। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। क्या बताया मैंने, 1934 में जो एम.एन. रॉय थे, वो क्या थे, एम.एन. रे नहीं, एम.एन. रॉय, एम.एन. रे अलग है, ठीक है। एम.एन. रॉय, इन्होंने क्या किया था, बोला था कि हमें इंडिया का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया पेश किया था, ठीक है, एम.एन. रॉय ने।
तो इन्होंने प्रपोज किया था आइडिया, और जो आपके BN रॉय थे उन्होंने क्या किया था, वो आपके ऐसे लिखना आपने कि वो मेंबर नहीं थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, पर वो एडवाइज़र थे, ठीक है, लीगल टर्म में एडवाइज़र थे। पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में या फिर पूरे उस टाइम पे सबसे अच्छे जो लीगल एडवाइज़र थे ना, वो दो लोग ही थे। कौन कौन? एक BR अम्बेडकर, जिनकी लीगल सेंस बहुत सही थी, एक BR अम्बेडकर और एक BN रॉय, ठीक है। तो BN रॉय, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में ऐसे पुट होता है आपका। BN रॉय बच्चा आपका क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है। और जो आपके MN रॉय हैं वो क्या? जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे सजेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। अब देखो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बोलते हैं ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? BR अम्बेडकर। और हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर, ठीक। कब मिले थे फर्स्ट टाइम पे वो? 9 दिसंबर 1946 को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर थे, ठीक है। तो हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है तो इसके मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा देखो क्या चल रहा है। 9 जनवरी को मैंने क्या बोला आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई, ठीक है। सॉरी, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को ही जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो फर्स्ट टाइम मिले यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 13 दिसंबर को एक हम पॉलिटी में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी याद रख लो। 13 दिसंबर 1946 को आपका क्या हुआ था? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, पेश किया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। उसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स रखे जाएंगे, क्या इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज रखी जाएंगी, क्या इसमें DPSPs, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि कैसा एक स्टेट होना चाहिए, कैसी एक कंट्री होनी चाहिए, क्या एक पुअर्स के राइट्स होने चाहिए, ठीक है, क्या विलेज में जो लोग रहते हैं उनके राइट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई थी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कौन थी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड? डायरेक्ट आता है क्वेश्चन पेपर में, BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर जी, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर्स थे इसमें वो लिख लो आप, ठीक है। इसमें थे अलादी कृष्णा स्वामी, कई बार पूछ लिया जाता पेपर में ये चीजें भी। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट आ गया आपका N गोपाला स्वामी, और थर्ड वन इज KM मुंशी, ठीक है। और एक आपके आगे इसमें एक मुस्लिम मेंबर भी था, मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। और BL मित्तर, ठीक है। और एक आ गया DP खेतान, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 30 अगस्त 1947 को। अब मेरे को बताओ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम करने के लिए कितना टाइम लग गया है। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था हमारा ये। कम से कम 60 देशों के संविधान को पढ़ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो बंदे थे, ठीक है, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग गया था बनाने में? हाँ,
ये बहुत बार पेपर में आता है, कितना 2 years 11 months और 18 days, ठीक है, इतना टाइम। और ये बन के कब तैयार हो गया था हमारा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लग गया पता? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, कि वो टाइप्ड और प्रिंटेड नहीं थी, वो हाथ से लिखी गई थी वो, ठीक है। और वो किसने लिखी थी, हाथ से किसने लिखा था उसको? है किसी को आइडिया? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, प्रेम बिहारी नारायण। देखो, प्रेम बिहारी नारायण ने अपने हाथ से लिखा था इसको। रायजादा भी था आगे, उसके नाम के आगे रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आपको पता है ये जो ओरिजिनल कॉपी है इसको अभी भी रखा गया है, ठीक है, इसको अभी भी रखा गया है हीलियम फील्ड केस में, एक केस में रखा गया है इसको, और उसमें हीलियम डाल के इसको रखा गया कि इसके खराब नहीं हो, ये जो लिखा हुआ है इसको, ठीक है। कहां पे रखा गया इसको? विद इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। और ओरिजिनली जो है वो इसको कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में रखा गया है इसको, जो ओरिजिनल है हमारा, ओरिजिनल कॉपीज जो है इसकी, ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था स्टार्टिंग में? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है बच्चों। और हम बोला जाता है हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बोरो किया गया है, तो लिया गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उनसे लिया गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे आपके? जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, या फिर आपका अलग अलग सोवियत का, ठीक है, या फिर जो हमारा 1935 का एक एक्ट था, मोर देन 50%। आप देखो कितने ओरिजिनली कितने आपके आर्टिकल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, इसमें डीपीएसपी, ओरिजिनली जो आपके जितने भी इसके अंदर आर्टिकल्स हैं आपके वो 395 है, ठीक है। और इनमें 200 से ज़्यादा जो है वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, 1935 के एक्ट से बोरो किए गए हैं ये, ठीक है। ठीक है, और वर्ल्ड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये, ठीक है, लिख लिया ये। और ये जो हमारा यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसका एक पॉइंट हमारा और रह गया है कि अब यहाँ पे इंडिया को क्या स्टेटस मिला था, यहाँ पे रिपब्लिक का कि डोमिनियन का? तो यहाँ पे क्या मिला था? डोमिनियन स्टेटस मिला था। सिर्फ इंडिया को नहीं मिला था, दो कंट्रीज को, किसको? इंडिया पाकिस्तान को डोमिनियन का स्टेटस मिला था। यहाँ पे इसके अंदर लिखना डोमिनियन। और कब तक रहा ये? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। और डोमिनियन स्टेटस में वही बात आ गई कि अब हेड ऑफ स्टेट कौन था 1947 से 1950 तक? हमारा जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट था, और वो था जॉर्ज 6, ठीक है, किंग जॉर्ज 6। और उसके बाद जो अभी जो है प्रेजेंट कौन है अभी? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। पर उस टाइम पे 3-4 सालों के लिए रहा था ये जॉर्ज 6, 1947 से आई थिंक 1952 तक। उसके बाद से आपका यही है आपके जो अभी प्रेजेंट में है, रानी है अभी, ठीक है। लगे पता इतना?
और ये था कि इस एक्ट में एक और चीज़ लिखी हुई थी कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाएगा तब तक इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या जुडिशरी का सिस्टम है वो सब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, लिख लो, जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हुआ, इन 3 सालों में या दो सालों के इस टाइम में, लगभग 3 साल के टाइम में इसमें, तब तक कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम होता रहा इंडिया में, 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है और यहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक और चीज बोली गई कि कंप्लीटली डिमोलिश कर सकते हैं ये कौन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, किसको, 1935 एक्ट को, या फिर इसके अकॉर्डिंग चल भी सकते हैं। पर एक तरीके से सिस्टम होता है जैसे सोसाइटी में जो ग्राउंड लेवल पे जो सिस्टम होता है कि नहीं ये 35 से ये एक्ट चला आ रहा था इंडिया में, तो तभी मैक्सिमम क्लॉज जो मैक्सिमम चीज़ें वो कहाँ से ली गई हैं, इससे। ठीक है, लगभग 200 आर्टिकल्स के करीब 50% से ऊपर चीज़ें जो 1935 के एक्ट से ली गई और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये हमारा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे अब जो हमारा मनाया जाता है। टाइम क्या हो